हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का चैप्टर देख लेते हैं। देखिए आज का चैप्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए आज का चैप्टर देखते हैं, भू आकृति विज्ञान। यानी इसमें जो है आपका देखिए चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर का नाम संरचना तथा भू आकृतीय विज्ञान। यानी इसमें क्या है कि आपकी जो भूमि की आकृति है इंडिया की, वो बताया गया है कि कितने पार्ट में इंडिया को बांटा गया है, किस प्रकार से इसकी जो है स्टडी हम करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी किस प्रकार से इंडिया में संरचना है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे आपके मैदान है, कहाँ पे तट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी इधर पे बताई हुई है। चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इससे संबंधित क्लास 9th का आपने भूगोल नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए ताकि इधर पे चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरकता उर्वरकता क्या होता है, यानी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। गठन व स्वरूप अलग क्यों होते हैं। गठन क्या होता है, उसका संगठन, यानी वो किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है, काली पीली नीली हरी। यानी आपकी जो है मिट्टी काली पीली हरी नीली तो नहीं होती है, लेकिन मिट्टी वाला चैप्टर आपका अभी दिया हुआ है आगे। तो एक आपकी जड़ोल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लेटराइट होती है, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी होती है, लवण होती है, पिटमय होती है, शुष्क होती है। तो इस प्रकार की आपकी कुछ मिट्टियां होती हैं। तो मिट्टियां अलग अलग क्यों हैं, एक जैसी भी तो मृदा हो सकती है हर जगह। ठीक है, तो किसी मिट्टी का गठन जो है उसके कण छोटे हैं, किसी का रंग काला है, किसी पथरीली मिट्टी है, किसी में बजरी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इसका गठन होता है। तो वो क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न होते हैं। तो देखिए चट्टानें, कहीं पे हमें अलग चट्टानें मिलती हैं, कहीं पे हमें किसी राज्य में अलग चट्टान मिलेगी, किसी राज्य में अलग अलग प्रकार की चट्टानें हमें दिखाई देती हैं। तो देखिए पहली बात तो क्या है कि चट्टानें और मिट्टी आपस में संबंधित होती हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तविकता में मिट्टी ही होती हैं। यानी जब चट्टानें आपकी टूटती फूटती हैं और वो बिल्कुल छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसी से तो क्या बनता है, आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये क्या होती हैं, ये दूसरे में, यानी ये क्या होता है, आपका जनक कहलाती हैं। ठीक है, ये चट्टानें जो है मिट्टी की जनक कहलाती हैं, मिट्टी का जनक कहलाती हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जो आपकी चट्टानें इसी टूट फूट के तो आपकी मिट्टी बनती है। जैसे आप देखिए कि जो आपकी गंगा नदी है, ठीक है, गंगा तंत्र है आपका, जितनी भी आपकी हिमालय से निकल के नदियाँ आती हैं वो क्या करके लाती हैं, पहाड़ों को काट के लाती हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को काट के लाएंगी। अब जैसे जैसे काट के लाएंगी तो ऊपर से नीचे इस प्रकार से जब चली आएंगी तो ढलान में इस प्रकार से आएंगी तो पर्वतों को काटती हुई चली आती हैं और उसको साथ में लेके चली आती हैं। तो जैसे ही इनकी ढलान खत्म होती है शिवालिक के बाद, तो ये बड़े बड़े पत्थरों के इधर पे छोड़ देती हैं। और जैसे ही इनकी ढलान और छोटी और धीमी और धीमी और धीमी इनकी प्रवृत्ता होती जाती है तो क्या करती हैं, जाके गंगा के मैदानों का निर्माण कर देती हैं। यानी यूपी बिहार के जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के जो आपके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, हरियाणा पंजाब आपका यूपी बिहार, ये सारे जो आपके मैदान हैं जो मिट्टी की वो नदियों के द्वारा मिट्टी से ही बनते हैं। यानी जो ये छोटा बिल्कुल छोटे कणों की जो छोटी छोटी मिट्टी होती है ये आके इधर पे छोड़ देती है और ये जो आपकी मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं और क्या बता रखा है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। यानी जो मिट्टी की क्या है आपकी, कि जो पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता पाई जाती है वो अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है आपकी, 46 करोड़ वर्ष है। ठीक है, पृथ्वी की जो आयु है 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंतर्जनित और बहिर्जनित, इससे आपके नाम से ही आप इसको देखिए, अंतर्जनित, अंतर्जात और बहिर्जात। यानी बहिर्जात यानी बाहर से लगने वाले फोर्स, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स और इंडोजेनिक फोर्स होते हैं आपके। ठीक है, अंतर्जात और बहिर्जात। बहिर्जात यानी बाहर से लगने वाले फोर्स, अंतर्जात यानी अंदर से। पृथ्वी में दो फोर्स लगते हैं, एक तो आपका अंतर्जात होता है, एक आपका बहिर्जात होता है। तो देखिए जो अंदर से लगते हैं उसको हम अंतर्जात कहते हैं, जो बाहर से फोर्स लगता है उसको हम बहिर्जात फोर्स कहते हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधा स्थलीय आकृति की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी जो ये दो फोर्स लगते हैं आपके अंतर्जात और बहिर्जात, इनमें क्या बता रखा है कि पृथ्वी की धरातलीय व अधा स्थलीय, यानी जो पृथ्वी पे धरातल पे जो आकृतियां बनती हैं, जो उनकी रूपरेखा बनती है, ये दोनों बलों के कारण, ये जो दोनों बल लगते हैं इन्हीं के कारण बनती हैं। मतलब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर देखिए यदि आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों यानी
प्लेट टेक्टोनिक का आपका जो है भौतिक भूगोल में दिया हुआ है, ठीक है। फिजिकल भूगोल में इसका जो है आपका पूरा चैप्टर दिया हुआ है डिटेल में। अब हम इसको थोड़ा जान लेंगे, बस इसकी जानकारी ले लेंगे। देखिए आप लोग क्या आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों यानी प्लेट टेक्टोनिक के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय, यानी भौतिक भूगोल की पुस्तक तो अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, वो बोलते हैं पढ़ चुके हैं, तो पहले हम ये वाला कंप्लीट करेंगे इंडियन भूगोल, इसके बाद हम क्या करेंगे भौतिक भूगोल पढ़ेंगे बाद में। क्या आप जानती कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी? तो इस चीज को तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या था, ठीक है। तो देखिए जब हमारी पृथ्वी बनी तो देखिए उसमें क्या था, एक बड़ा सा आपका महासागर था। देखिए इधर पे एक था आपका टोटल पूरा महासागर, ठीक है। और इसमें अंदर क्या था, एक था आपका महासागर के बाद एक था आपका महाद्वीप, यानी बहुत बड़ा महाद्वीप था, मात्र एक था, ठीक है। और एक महासागर था, तो ये रहा इधर पे आपका पानी, ठीक है। तो इस महासागर का नाम जो था वो महासागर का नाम था आपका पैंथालासा। क्या नाम था, मैं इधर पे आपको लिख के बताऊं, इसका नाम था पूछा जाता है एग्जाम में पैंथालासा। और जो महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। तो ये क्या हुआ, ये पेंजिया जो है दो बराबर भागों में टूट गया। देखिए इस प्रकार से पेंजिया था, इस प्रकार से इसमें इधर पे दरार आ गई। तो क्या हुआ, एक तो उत्तर में बढ़ गया और एक दक्षिण में, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उत्तर दक्षिण में बढ़ गया। तो उत्तर का जो था, उत्तर का जो आपका महाद्वीप था, इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड और नीचे वाले का रखा गया गोंडवाना लैंड, यानी एक का नाम रख दिया अंगारा, तो देखिए अंगारा भूमि, और दूसरे का नाम रख दिया नीचे वाले का गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना भूमि। तो इसके दो नाम रख दिए। अब इसी प्रकार से इन पे और अंतर्जात और बहिर्जात वाला लगी, तो टूटते टूटते आपकी जो इस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है, यानी 7 आपके महाद्वीप हैं और छोटे छोटे आपके कई द्वीप हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आपकी बड़ी बड़ी प्लेटें और छोटी छोटी प्लेटों में ये टूट गया, ठीक है। तो वही चीज इसमें आगे बता रखी है, तो आगे देखेंगे इसको। अब ये टूट गया पूरा, ठीक है। अब इसमें देखिए अब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी? तो जो आपकी इंडियन प्लेट है, अभी फिलहाल में अगर आप देखते हैं इंडिया कहाँ पे स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन वास्तविकता में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है गोंडवाना लैंड, अभी मैंने आपको क्या बताया, गोंडवाना लैंड आपकी दक्षिणी भाग को कहते हैं हम, ठीक है। तो जो आपका इंडिया है फिलहाल में अभी वाला इंडिया, वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखिएगा इसको। गोंडवाना लैंड क्या था, दक्षिणी हिस्सा को हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, लेकिन उसके विस्थापन के कारण यानी वो हल्का हल्का खिसक रहा है, तो खिसकने के कारण वो उत्तर के साइड आ गया। चलिए इसको आगे देखिए, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। कौन सी प्लेट, इंडियन प्लेट। यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा है। तो देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिलहाल में हम इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम फिलहाल में इसको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई, ये टूट गई, टूटते टूटते क्या हुआ, इंडियन प्लेट ऊपर की साइड खिसकने लगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी कहाँ गई, दक्षिण पूर्व में चली गई। देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इस प्रकार से आप पूरा पश्चिम करेंगे, इसमें दिशाओं का निर्धारण करेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे कुछ इस इधर पे यानी आपका दक्षिण पूर्व में आपको इधर पे दिखेगा, और जो आपकी इंडियन प्लेट है, सॉरी जो आपका इंडिया वाला हिस्सा है वो आपको कुछ इधर पे दिखेगा, यानी उत्तर साइड खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो वही चीज इधर पे बताई गई है कि ये प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व में तथा इंडियन प्लेट कहाँ पे खिसकी, आपकी उत्तर दिशा में खिसकने लगी, ठीक है। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप नहीं दिया हुआ है, वरना हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्लेट आपकी ऊपर की साइड खिसक रही है, उसको हम दूसरी बुक में देख लेंगे। अभी आपकी जो है ना भौतिक भूगोल है उसमें पूरा आपका डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है, तो इसने इधर पे ऊपर ऊपर का बता दिया। अब देखिए इधर पे क्या है, करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ये आपका हो चुका था कि आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं। तो देखेंगे आगे इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लेट जो आपकी है अब आपकी प्लेट रुक चुकी है, बिल्कुल नहीं, इसका खिसकना अभी भी जारी है। अभी जब हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत आपका किस प्रकार से बनता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ऊपर की साइड अभी भी खिसक रही है उत्तर की साइड, और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये खिसक रही है। यानी अगर हम और करोड़ों वर्षों पर देखें तो आपका भारत बचेगा ही नहीं, एक स्थिति ऐसी आएगी कि भारत का बिल्कुल भी भाग नहीं बचेगा। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते? तो आपकी जो प्लेटों की जो गति होती है, प्लेट टेक्टोनिक के दर पर बताया गया है, तो वो जो आपकी गति होती है प्लेट टेक्टोनिक, वो मैं थोड़ी आपको बताऊं तो आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी कि किस प्रकार से आपकी खिसकती हैं प्लेटें, ठीक है। तो प्लेटें जो आपकी खिसकती हैं 3 तरह से खिसकती हैं, ठीक है। कैसे कैसे खिसकती हैं आपकी, इसके बारे में आपको बताऊंगी।
तो फर्स्ट नंबर जो पहला है आपका प्रकार, इसका 3 प्रकार से खिसकती हैं प्लेटें, ठीक है। जो आपकी प्लेटें हैं 3 प्रकार से खिसकेंगी। तो एक तो होता है आपका अपसारी प्लेट। कौन सी होती है? अपसारी प्लेटें होती हैं, यानी ये अपसारी सीमा बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अभिसरण होता है, ठीक है। इसके बाद अभिसरण के बाद होता है आपका रूपांतरण, ठीक है, यानी रूपांतर तरीके से खिसकती हैं, रूपांतर तरीके से। तो अब देखिए अपसारी किस प्रकार से खिसकेंगी। अपसारी जो आपकी फर्स्ट नंबर की प्लेटें होती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसके, यानी इस प्रकार से आपकी प्लेटें हैं 2, ठीक है। और ये प्लेटें क्या करेंगी, एक ये अपनी इस साइड गति करेगी, ये साइड। अभी जो प्लेटें इस प्रकार से खिसकती है तो इसको हम कहते हैं अपसारी प्लेटें, ठीक है। और दूसरे नंबर की जो प्लेटें हैं आपकी वो होती हैं अभिसारी प्लेटें। कौन सी होती हैं? अभिसारी या अभिसरण भी इसको कहते हैं। तो 2 प्लेटें इस प्रकार से जब आपकी खिसकती हो, एक दूसरे के जब पास आएंगी तो देखिए क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगी तो टकराएंगी। अब टकराने में देखिए इनकी स्थिति क्या बनती है, इस टकराने में किस प्रकार की स्थिति बनाती है। अब ये क्या होगा कि जब ये 2 प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी तो एक प्लेट भारी होगी और एक होगी हल्की, ठीक है। तो वो आप खुद अंदाज लगाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वो क्या करेगी, ऊपर की साइड चली जाएगी, यानी इस प्रकार से, और इस प्रकार से बन जाएगा कुछ इसका, ठीक है। और जो आपकी भारी प्लेट होगी नीचे की साइड धंस जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो है आकृति बनाएंगी। तो ये जो नीचे धस रही है प्लेट भारी वाली, ये तो नीचे इतना टेम्परेचर होता है कि क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, लावा में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। लावा में पिघल जाएंगी ये प्लेटें। और इसके अलावा जो ये ऊपर की साइड प्लेट उठ रही है, तो आप खुद बताइए कि जो ऊपर की साइड प्लेट उठेगी इस प्रकार से तो क्या करेगी, पर्वत का निर्माण करेगी कि नहीं करेगी। तो ऊपर पर्वत आपका बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली प्लेटें आपकी बनती हैं। और जो आपकी रूपांतर प्लेटें होती हैं ये एक दूसरे के इस प्रकार से खिसकती हैं, इस प्रकार से हैं प्लेटें, इस प्रकार से रहेंगी तो एक इस साइड खिसकेगी तो एक इस साइड, यानी एक दूसरे से इधर पे एक दूसरे से लगेगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपकी पृथ्वी में क्या होती है, हलचल होती है, ठीक है, डगमगा जाती है पृथ्वी, भूकंप वगैरह आपके इसी से आते हैं। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसकी क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रियाएं मुख्यतः क्या है आपकी, अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेटों के क्षैतिज संरचना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। यानी इधर पे बता रखा है, क्या बता रखा है कि उसमें अंतर्जात और बहिर्जात जब आपके बल लगेंगे तो प्लेटों के क्षैतिज संचरण, यानी प्लेट डगमगाएगी, ठीक है। जब प्लेट डगमगाएगी तो क्या होगा, इसकी कुछ क्रियाएं बनेगी, ठीक है। ऊपर जो है भू आकृति बनेगी। तो वही चीज बता रहा है कि भारत में काफी प्रकार की इस प्रकार की आपकी जो है भू आकृतियां ऊपर बनी हुई हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया हुआ है। अब इधर पे क्या किया, भारत को सेल के आधार पर क्या किया इन्होंने, किस पे, भू आकृतिक संरचना एवं सेल समूह की भिन्नता के आधार पर क्या किया, भारत को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिए, यानी इसके 3 पार्ट कर दिए। जो भौतिक लक्षणों पर आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट इन्होंने डिवाइड किया, फर्स्ट किया इन्होंने प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय क्या होता है, कोई स्थल जो पानी से 3 तरफ से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और कोई जल का भाग 3 तरफ से स्थल से घिरा हो तो उसको हम खाड़ी कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय देखिए इसमें क्या है, इधर पे आपका BOB यानी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। इधर पे क्या है आपका अरब सागर है, ठीक है, अरेबियन सी है। और इधर पे आपको क्या मिलेगा, नीचे की साइड हिंद महासागर मिलेगा, यानी इंडियन ओशियन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, भारत का प्रायद्वीपीय खंड कहेंगे इसको, भारत का प्रायद्वीपीय खंड। तो वही चीज बता रखा है। एक तो इसने इस प्रकार से बांट दिया, दूसरा इसने क्या बांटा है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं बांट दिया। एक तो आपकी हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है, तो हिमालय तो आपकी ठीक है पर्वतमाला, और इसने जो है आपका जैसे आपकी अरावली है, बिंद है, सतपुड़ा है, ठीक है, आपका पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, तो जितनी भी आपकी पर्वतमाला है उसमें बांट दिया। और तीसरा इसने जो बांटा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के आपके मैदान बांट दिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के आपके समतल मैदान, ठीक है, कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, तो जैसे आप देखेंगे बिहार, यूपी में गंगा का सबसे बड़ा मैदान है, ठीक है, पूरी यूपी में आपका गंगा का मैदान है, यानी यूपी में पूरा जो है आपका गंगा तंत्र फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, तो ये आपके क्या कहलाए जाएंगे, राजस्थान, ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाए जाएंगे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। अब एक एक को इसने डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए प्रायद्वीपीय खंड, तो क्या क्या इसने प्रायद्वीपीय खंड में इधर पे रखा हुआ है, देखेंगे प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है,
किसकी बात करी इसने, उत्तरी सीमा। उत्तरी सीमा किस साइड होगी, तो बताइए पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तरी सीमा इसकी साइड होगी। तो उसने बता रखा है वो कटी फटी है। जो कच्छ से आरंभ, कच्छ आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, ठीक है। कच्छ से आरंभ होकर अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पे है, बताइए। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में। तो अरावली के पश्चिम, यानी अरावली अगर इस प्रकार से आपकी अरावली फैली हुई है तो ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी राजस्थान में पूरी तरीके से अरावली फैली हुई है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, दिल्ली तक, और फिर यमुना और गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियां। अब इस चीज को समझिए कि राजमहल की पहाड़ियां एग्जाम में आपकी काफी बार पूछी हुई हैं कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं और राजमहल की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं आपकी एमपी में स्थित है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। राजमहल की पहाड़ियां आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगी, क्योंकि आपको बिंद और सतपुड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। बिंद और सतपुड़ा जो आपकी श्रेणी है कहाँ पे फैली हुई है, तो वो पूरी आपकी एमपी में अच्छी तरीके से फैली हुई है, ठीक है। तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा का ही हिस्सा है, ठीक है। जो आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां हैं इसका ही हिस्सा क्या है, आपकी राजमहल की पहाड़ियां। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजपीपली, महादेव तथा मैकाल, ये तीन श्रेणी मिलके क्या बनाती हैं, सतपुड़ा की श्रेणी को बनाती हैं, ठीक है। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला को बना देती हैं। कौन कौन, याद रखिए, लिख लीजिए। राजपीपली, एक महादेव, मैकाल। मैं इसको आपको लिख देती हूँ इधर पर, राजपीपली, ठीक है। और इधर पे आपकी राजपीपली के बाद कौन सी आ जाएंगी, महादेव की पहाड़ियां, और तीसरी में आपकी आ जाएंगी मैकाल की पहाड़ियां। एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि जो है आपका क्या है इधर पे, कि महादेव का जो, महादेव पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी धूपगढ़ की चोटी। कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी। और ये धूपगढ़ की जो चोटी है, ठीक है, ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, इस चीज को याद रखेगा। और मैकाल, आपकी मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की चोटी है, ठीक है। अमरकंटक की चोटी जो आपकी अमरकंटक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमरकंटक की चोटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तीन नदियां निकलती हैं, हम आगे देखेंगे कि इससे तीन नदियां जो निकलती हैं वो किस किसका भाग हैं, ठीक है। तो वो आपकी आगे दिया हुआ है इसमें, मतलब जो आपका जो है, हम उधर पे जो आपकी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा का तंत्र इस प्रकार से, तो उधर पे हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो किस किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो वो आपकी सतपुड़ा का है, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्या है, इधर पे राजमहल की पहाड़ियां गंगा डेल्टा तक जाती है। गंगा डेल्टा आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो गंगा डेल्टा आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी में करबी एंगलोंग। अब इसको थोड़ा देखिए, उत्तर पूर्वी आपको कहाँ, कौन से राज्य हैं आपके उत्तर पूर्वी राज्य। अब इसको देख लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूर्वी आपके सेवन सिस्टर वाले राज्य हैं, ठीक है। तो जो उत्तर पूर्वी में, जो उत्तर पूर्व में करबी एंगलोंग है, तो देखिए करबी एंगलोंग एक जिला है, और किस राज्य का, तो वो एक असम राज्य का जिला है, ठीक है। तो इसी के नाम पे इधर के पठार का नाम पड़ा हुआ है करबी एंगलोंग का पठार। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि करबी एंगलोंग का पठार आपको कहाँ मिलेगा, तो भाई असम के जिला में, असम राज्य में मिल जाएगा। और मेघालय का पठार तो मेघालय में मिलेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका राज्य के नाम पर ही नाम है। तो पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। तो पश्चिम में अगर हम राजस्थान साइड जाते हैं तो इसी खंड यानी प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और करबी एंगलोंग पठार को छोटे नागपुर पठार से अलग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको छोटा नागपुर का पठार कहाँ मिलेगा। तो अगर आप बात करें तो देखिए छोटा नागपुर पठार आपको मिलेगा झारखंड में। चलिए इसका एक बार मैपिंग देख लेते हैं क्या है इसकी। तो देखिए इधर पर छोटा नागपुर का पठार ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे है आपका, तो देखिए छोटा नागपुर का पठार आपको अधिकतर झारखंड में फैला हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप इधर देखते हैं तो इधर है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखिए पश्चिम बंगाल ही आपका जो है उत्तर पूर्वी राज्यों को इस साइड के राज्यों से जोड़ता है, ठीक है, इन राज्यों से। तो देखिए ये रहे आपके उत्तर पूर्वी के राज्य, ये रहा आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और उत्तर पूर्वी राज्य में अगर आप देखेंगे तो आपको मेघालय का पठार और करबी एंगलोंग यानी असम में जो करबी एंगलोंग जिला है वो वाला पठार आपका इधर पे मिल जाएगा। तो देखिए इधर पे मालदा भ्रंश आपका बन जाता है, यानी छोटा नागपुर पठार को करबी एंगलोंग और ये उत्तर पूर्वी की जो पठार है इनको कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो भ्रंश है आपका मालदा भ्रंश, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कौन सा भ्रंश इन दोनों को अलग करता है, तो बीच में आपका मालदा भ्रंश है, ठीक है। इन दोनों को अलग कर देता है, किन किन को, छोटा नागपुर पठार तथा उत्तर पूर्वी के पठारों को। उत्तर पूर्वी में कौन कौन से पठार आपके आ जाएंगे, एक तो आपका मेघालय का पठार आ जाएगा, एक आपका करबी एंगलोंग का पठार जो कि आपका असम राज्य में स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इसमें आगे देखेंगे तो इसमें आगे देखेंगे तो देखिए इधर पे और आगे क्या दिया हुआ है।
ये हमारा हो चुका था, इधर इधर पे देखना था। तो देखिए इसने क्या किया है, इसने जो है आपका मालदा भ्रंश, इसने दोनों को अलग कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, मेघालय और कार्बी एंगलों पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग कर देता है। राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो इसमें क्या बता रखा है कि राजस्थान में प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल, आपको पता होना चाहिए कि उधर पे आपका एरिड क्षेत्र है। कहाँ पे? राजस्थान में। क्योंकि आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि जो अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो हमें अरावली रेंज मिल जाएगी, यानी अरावली श्रेणी मिल जाएगी। अरावली श्रेणी को जिस प्रकार से फैली हुई है, ठीक है। तो जो आपका मानसून आता है घूम घाम के, इस प्रकार से घूम घाम के आएगा। मानसून के चैप्टर में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, जो हवाएं होती हैं इधर से ही टकरा के इधर पे बारिश करा देती हैं। क्या करती हैं? इधर पे ही बारिश करा देती हैं। अब इधर पे बारिश हो गई, क्या होगा? अब जो इसका इस वाला पार्ट होगा अरावली का, इस साइड वाला पार्ट है, इधर पे क्या है, इधर पे आपको क्या मिलेगा? रेगिस्तान मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे पानी पहुंच ही नहीं पाया, वहां पे तो पानी पहुंचा ही नहीं। इसी साइड तो एक साइड इधर पे बहुत अच्छा आपका उपजाऊ मैदान है राजस्थान में, और एक साइड का जो मैदान है आपका जो थार का मरुस्थल बना देता है, ठीक है। तो दूसरी साइड आपका पानी इधर पे नहीं पहुंच पाता है। तो एक चीज और है आपकी इधर पे कि ये जो आपकी अरावली श्रेणी है, इससे एक आपकी नदी निकलती है, लूनी नदी, ठीक है। कौन सी? लूनी नदी। और लूनी नदी जब इधर से निकलती है तो पूरब की साइड ना आके पश्चिम की साइड बहने लगती है। अब पश्चिम की साइड जाती है तो जब रेगिस्तान में चलती रहती है तो एक स्थान इधर पे ऐसा आता है जहाँ पे ये अपना अस्तित्व खो देती है, यानी ये उधर तक नहीं जाती है। कहाँ पे? इसको जाना चाहिए समुद्र तक, ठीक है, इसको अरब सागर तक जाना चाहिए, लेकिन ये अरब सागर तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये नाम याद रखिएगा, ऐसी कौन सी नदी है जो ना तो किसी नदी की सहायक नदी है और ना ही किसी जाके समुद्र में गिरती है। तो आपकी लूनी नदी है, कहाँ पे? राजस्थान में है। और किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो वो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए इसमें आगे और देखते हैं। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। सॉरी, प्रायद्वीप, तो इसको याद रखिएगा। प्रायद्वीप क्या है? जो मुख्यतः बना हुआ है नाइस तथा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की चट्टानों, नाइस की चट्टानों से बना हुआ है। यानी अगर आप देखेंगे, अगर आप साउथ की साइड देखें तो वहां पे आपको उपजाऊ मैदान नहीं मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा उपजाऊ मैदान वहां पे नहीं है, ठीक है। और देखिए कैम्ब्रियम कल्प यानी कैम्ब्रियम काल से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। कैसा है? कठोर खंड है, ठीक है। इधर पे मिट्टी जो है उतनी अच्छी नहीं है, ना ही उपजाऊ है, ना ही इधर पे ज्यादा खेती पाती आपकी होती है। तो कठोर खंड के रूप में ये वाला है, क्योंकि ये नाइस तथा ग्रेनाइट से बना हुआ है। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ इससे विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीजें इधर पे। और देखिए आगे क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंशों से क्या होता है, एक खंड भ्रंशों से प्रभावित होता है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसने क्या बता रखा है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों का हिस्सा होने के कारण, यानी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है इंडिया का, कौन सा जो प्रायद्वीपीय भाग है किस प्लेट का हिस्सा है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। और जो आपका हिमालय साइड का भाग है ऊपर की साइड, अभी हम पढ़ेंगे, तो वो जो आपका मिलता है वो आपका यूरोप एशिया मिलता है, ठीक है। यानी यूरोप एशिया वाली यूरो एशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से ही आपके हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभिसारी गति इनकी करती हैं प्लेटें, और अभिसारी गति करने के कारण प्लेटें क्या होती हैं, एक भारी और एक हल्की होती है, जिसके कारण एक धंस जाती है, एक ऊपर उठ जाती है, और जो ऊपर उठती है वो क्या बना देती है, वो हिमालय पर्वत का निर्माण कर देती है। चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे। तो इसमें क्या बता रखा है कि नर्मदा, तापी व महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि नर्मदा, तापी, अब इस चीज याद रखिएगा, जो नर्मदा और तापी हैं आपकी कहाँ पे बहती हैं। तो ये वैसे तो आपको पता है कि सारी क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके नदियां गिरती हैं इंडिया के अधिकतर, लेकिन जो आपकी नर्मदा और तापी हैं बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में जाके गिरती हैं, यानी पूरब की साइड ना बह के पश्चिम की साइड बहती हैं। तो याद रखिएगा, माही, लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी, 5 नदियां आपको याद रखनी पश्चिम की साइड बहती हैं। लूनी मैंने आपको बता दिया है पश्चिम की साइड बहती जरूर है, लेकिन जाके समुद्र में नहीं मिलती है, ना ही किसी नदी की सहायक नदी बनती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, माही, लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी, ये 5 नदियां हैं आपकी पश्चिम की साइड बहने वाली। महानदी जो है आपकी वो आपकी पूरब की साइड ही जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 बड़ी बड़ी नदियां हैं आपकी
प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। बाकी इसकी पूरा ये जाल बनाती हैं, मतलब चारों नदियों का पूरा जाल है आपका, तो इसको हम आगे देखेंगे जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। महानदी की रिफ्ट घाटियां यानी भ्रंश घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत के उदाहरण इसके उदाहरण हैं। तो देखिए बिंद एवं सतपुड़ा हैं जो आपके एमपी में पूरे फैले हुए हैं। आगे अभी आपका जो इसका दिया हुआ है, इधर पे देखिए, इधर पे आपका ये दिया हुआ है, इधर पे आप देख सकते हैं। इसमें से देखिए इधर पे ये गई आपकी माही, ठीक है, ये गई आपकी इधर पे साबरमती, इधर पे देखिए नर्मदा, ये रही तापी, और इधर ऊपर आपका बिंद मिलेगा आपको, ये आपको नीचे की साइड सतपुड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये यही पे चीज बता रखी है कि सतपुड़ा के समांतर, यानी सतपुड़ा इस प्रकार से इधर जा रही है और नर्मदा नदी भी इसके समांतर है। ऊपर इसका पता है आपका, इसको ऑर्डर करने के लिए आता है बिंद, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, ये चारों को ऑर्डर करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये रही आपकी महादेव पहाड़ियां, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, महादेव पहाड़ियां, ये रही आपकी महादेव की पहाड़ियां, ठीक है, एमपी में है। ये रही आपकी मैकाल की पहाड़ियां, ठीक है, ये आपकी सतमाला श्रेणी है। अजंता गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पहुंच जाती हैं? आपकी महाराष्ट्र में चली जाती हैं, ठीक है। ये रही आपकी इधर पे गोदावरी नदी, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा इधर पे चीजें आपकी दी हुई हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, फिर इसको बाद में देखेंगे। तो चलिए, ये आपका कितना हो गया। तो इधर पर देखिए, इधर पे हम लोग इसको देख रहे थे, तो चलिए इसको देखिएगा। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे अरावली, अरावली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपकी राजस्थान में मिलेगी। नल्ला मलाई, जाबड़ी और आपकी वेलीकोंडा, पापकोंडा और आपकी महेंद्रगिरी की पहाड़ियां इधर पे आपको मिलेंगी। तो देखिए अब मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो नल्ला मलाई की आपको कहाँ मिलेगी? नल्ला मलाई की आंध्रा में मिलेगी, यानी आंध्र प्रदेश में मिलेगी। जाबड़ी की पहाड़ियां आपको तमिलनाडु में मिलेंगी, ठीक है। जाबड़ी की याद रखिएगा, तमिलनाडु। और ये नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पापकोंडा, ये सारी आपको, सॉरी पालकोंडा, ये तीनों आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी और जावदी की आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगी। अब देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं जो आपकी पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। कहाँ की? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट का हिस्सा है तो कहाँ है? पूर्वी राज्यों में होगी, यानी आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। और ये महेंद्रगिरी जो है आपकी, इसकी जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी की चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम है, कम ही रहेगी ना। यहाँ पे इधर पे आपकी जो है इतनी ऊंची ऊंची चोटी तो है नहीं, हिमालय पर्वत जैसी, यहाँ इतने ऊंचे पहाड़ तो है नहीं। तो यहाँ की जो घाटियां और नदियां हैं, जैसी इनकी प्रवणता क्या होती है? ढाल, यानी ढलान, ठीक है। तो इनकी ढलान कैसी है? कम है। चलिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में इसको देखेंगे। तो जो आपका ये वाला बुक है, इसको हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम बाद में ही देख लेंगे। आगे देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अब पूर्व की ओर जाएंगी तो भाई कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। यहाँ किसी की सहायक नदी बन जाएंगी, ठीक है, या किसी की सहायक नदी बनेगी, यहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। स्वाभाविक सी बात है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, ठीक करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कैसे बनते हैं? ये जब भी उसमें जो भी मलबा लिए होती है ना, ये बिल्कुल अपनी वृद्धावस्था में आ जाती हैं, समुद्र में गिरने से पहले ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा यानी जो कुछ भी लिए होती हैं वो सारा कुछ छोड़ देती हैं, ठीक है, और जाके समुद्र में गिर जाती हैं, ठीक है। महानदी गोदावरी कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है, ठीक है। तो आपका प्रायद्वीप पे भारत के डेल्टा देखेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये महानदी गोदावरी को आपको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और महेंद्रगिरी की अगर मैं आपको ऊंचाई बताऊं तो देखिए क्या है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, यानी बहुत कम है। यानी अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है और ये सबसे ऊंची है, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी कम है बताइए? 1500 मीटर है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ढलान या प्रवणता या इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, तो चलिए इसको देख लेते हैं। कठोर एवं स्थित प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतः क्रियाओं से प्रभावित है। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो पर्वत हैं, अब आप ये मत सोचिए कि अभी जो इस समय पे जो समय चल रहा है उधर पे आपके एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स लग ही नहीं रहे, यानी अंतर्जनित और बहिर्जनित बल आपके चल ही नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी भी वर्तमान समय में भी अंतर्जनित और बहिर्जनित बल बराबरी से बल मतलब लग रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसमें बलन, भ्रंश और छेप यानी थ्रस्ट बनते हैं। तो याद रखिएगा क्या क्या बनते हैं? बलन, भ्रंश और छेप यानी थ्रस्ट बनते हैं।
इन इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से होती है। विवर्तनिक प्लेट मैंने अभी आपको बताई कि प्लेट टेक्टोनिक की मैंने आपको 3 प्रकार बताए हैं, तो उनके कारण ये सब होता है। तेज बहाव वाली नदियों में अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। तो इसमें क्या बता रखा है कि तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में। अब बताइए तेज बहाव वाली नदियां, तो देखिए अगर पर्वत है, अगर ढलान है, तो अगर उधर से आप पानी गिराएंगे, मान लीजिए ऐसे ही नॉर्मल कि आप घर में भी एक ढलान पे पानी गिराएंगे तो तेजी से ही गिरेगा ना, तेजी से। और जब तेजी से गिरेगा तो क्या होता है, गड्ढा करेगा नहीं नीचे की साइड। इस प्रकार से इधर पे गड्ढा कर देगा। तो वही चीज इसमें है कि तेज बहाव से नीचे की साइड आती है तो गार्ज बनाती है। गार्ज मीन्स गड्ढा होता है आपका, ठीक है। बी आकार की घाटियां बना देती हैं, छिपरकाएं बना देती हैं, जलप्रपात यानी झरने बना देती हैं। क्या करेंगी, ऐसे ही बनाएंगी ना, नीचे की साइड धसा हुआ बनाएंगी गड्ढा टाइप का, तो वही बना देती है। आपका गार्ज का एक फोटो दिया हुआ है। इसके बाद देखिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान इसमें थोड़े बहुत बताए हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, बाकी तो कल जो है हम कल इसको डिटेल से बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा देखिएगा। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक जो खंड है सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। तो देखिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान, एक बार मैप देख लीजिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो ये रही आपकी गंगा, यमुना और चंबल सिंध, इस प्रकार से आपके पूरे इतना गंगा का मैदान है, ठीक है। झेलम चनाव रावी ब्यास सतलज ये आपका सिंधु का मैदान है। अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इस साइड आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान बन जाते हैं। तो ये रहे आपके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, तो यही पार्ट आपका बताया गया है। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, आपके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान इधर पे बन चुके हैं। 1 मिनट, चलिए इसको देखिए। मूलतः यह एक भू अवनति गर्त है, ठीक है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया की तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यानी ये जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है बहुत सालों बाद बने। क्यों बने, क्योंकि ये क्या है कि जो आपका पर्वत टूट के जो मिट्टी जो नदियां लाई हैं, ये जो मिट्टी नदियां लाई हैं उन्हीं के बहाव के कारण बना हुआ है जो आपका गंगा का मैदान है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र या फिर अब बात करें सिंधु, तो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का जो मैदान है नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी से ही बना हुआ है। तो कब बनेगा, हिमालय के बाद ही बना होगा, क्योंकि जब हिमालय बना होगा उसमें ग्लेशियर बने होंगे, ग्लेशियर के बाद वो ग्लेशियर पिघले होंगे, ग्लेशियर पिघलने के बाद नदियां निकली होंगी, फिर नदियों ने धीरे धीरे नीचे करके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान बनाए होंगे। क्योंकि तीनों नदियां आपकी जो तीनों नदियां हैं आपकी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती हैं भाई, हिमालय से ही तो निकलती हैं, यानी हिमालय के ग्लेशियर से ही तो निकलती हैं, तो बाद में ही बने होंगे। तो वही चीज बता रखा है कि इसके तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। इधर पे देखिए एक बार, तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां, यानी जो हिमालय से नदियां आती हैं वो कुछ अवसाद मिट्टी मलबा लेके चलती हैं और उस मलबा से पाट यानी उधर पे छोड़ देती हैं मलबे को, ठीक है। और जब मलबे नया मलबा डेली छोड़ती हैं ना, वहाँ पे हर साल छोड़ती हैं, तो वहाँ पे जड़ोर का निर्माण होता है, यानी वहाँ पे जड़ोर मिट्टी बनती है। और जैसे ही उधर पे जड़ोर मिट्टी बनती है तो वहाँ का जो मैदान होता है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। तो गंगा के मैदान आपके क्या है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इन मैदानों में जड़ोर की औसतन गहराई 1000 से 2000 मीटर है, 2000 मीटर। अब आप अंदाज लगाइए कि उसकी जड़ोर मिट्टी की जो गहराई है औसतन 1000 से 2000 मीटर है, यानी कितना मलबा पाट चुकी हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ भी भू आकृतिक हम उच्चावच और महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। तो ये आपका हो गया। अब ये जो बटा था आपका, इन लोगों ने बांट दिया था, क्या किया था कि इधर पे भारत को 3 उसमें भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया हुआ था। अब हम भू आकृतियां और देखेंगे जो फिलहाल में आपकी बनी हुई है, इसको किस प्रकार से बांटा हुआ है, तो इसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए, बाकी इसको हम कल पढ़ेंगे। किस स्थान की भू आकृति उसकी संरचना प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय भिन्नताएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं धरातलीय भिन्नताएं, कहीं पे इधर पे आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पे पठार मिलेंगे, कहीं पे आपको तट मिलेंगे, कहीं पे आपको मैदान मिलेंगे, आपको महाद्वीप मिलेंगे, सॉरी महाद्वीप नहीं, आपके द्वीप मिल जाएंगे, ठीक है, आइलैंड मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका पूरा आपका जो है आपका बंटवारा हुआ है। इसमें उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां हैं। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां से इनका कहने का क्या मतलब है, हिमालय पर्वत की साइड की बात कर रहा है, उत्तर में ही है। इसमें हिमालय पर्वत
पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें अनेक चोटियां मिलेंगी, सुंदर घाटियां मिलेंगी। अब घाटियां तो मिलेंगी, वह महाखंड यानी गार्ज मिलेंगे, महाखंड को हम गार्ज ही कहते हैं, ठीक है, गार्ज कहते हैं इंग्लिश में इसको, गोर्ज जार्ज कह देते हैं, या महाखंड तो इसके अलग अलग नाम है। दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत की बात करिए तो दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत एक स्थित परंतु पठार है, यानी स्थित, इधर पर क्या है, पठार है आपका, प्रायद्वीप में देखेंगे तो आपको पठार मिलेंगे ज्यादा, जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब देखिए क्या है कि इधर पे आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे यानी हिमालय मिलेगा, नीचे की साइड आपको क्या मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत मिलेगा, बीच में जो स्थान है, बीच में जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान मिलेंगे आपको। तो वही चीज बता रखा है कि इन दोनों के बीच मैदान बन चुके हैं। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा गया है। देखिए कैसे, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पूरी हिमालय की बात कर रहा है, उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात कर रहा है। प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय यानी नीचे के हिस्से जो आपका स्कुल्फी टाइप का हिस्सा है, इसकी बात कर रहा है। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। तटीय मैदान, ये आपके तटीय मैदान कहाँ मिलेंगे, इधर पे आपको तट में मिल जाएंगे। द्वीप समूह आपको पता है, अंडमान निकोबार इधर पे मिलेगा और लक्षद्वीप इधर पे मिलेगा। तो इस 6 प्रकार से इसको बांट दिया है। अब ये 6 प्रकार हम कल पढ़ेंगे, और मैं थोड़ी आपको इधर पे दिखा दूं कि ये रहा आपका। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से 6 प्रकार से बांटा हुआ है, 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा किस प्रकार से। तो फर्स्ट ने बताया हुआ है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अब देखिए अगर इसको आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, अब बता रखा है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो ये वाला इस प्रकार से पूरा हिस्सा, यानी इधर पे उत्तर मानेंगे, इधर को हम उत्तर पूर्वी, तो इस प्रकार से आपका पूरा हिस्सा ये इधर पे बताया हुआ है। अब सेकंड नंबर पे देखिए क्या बता रखा है, उत्तरी भारत के मैदान, उत्तरी भारत के मैदान, देखिए ये रहा आपका हिमालय, ये रहा आपका इधर पे क्या है, प्रायद्वीप, सॉरी इधर पे देखिए 1 मिनट के लिए, ये रहा आपका हिमालय, और इधर पे आपका है क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो ये देखिए जो बीच वाला स्थान है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के रहे आपके मैदान, यूपी, थोड़ा बहुत आपका एमपी का आएगा, ठीक है, हिमालय सॉरी इसका आपका हरियाणा पंजाब का आएगा, बिहार का आएगा। तो इस प्रकार से आपके जो मैदान है वाले, ये मैदान आपके अलग हिस्से में बांटे गए हैं। प्रायद्वीपीय पठार, तो इधर पे जो पठार हैं, देखिए इधर को जूम करके मैं आपको बताऊँ, ये रहे आपके पठार इधर पे दिखाए हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, इधर पे आपका क्या है, इधर पे तेलंगाना का पठार, इधर पे आपके सारे पठार आपके इधर पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पठार बांट दिए। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा आपका मरुस्थल, तो ये मरुस्थल बांट दिए गए राजस्थान के साइड, ठीक है। और आपका तटीय मैदान तो मैंने आपको बता रखा है, तटीय मैदान आपका ये रहा आपका पूर्वी घाट, ये रहा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। और तीसरी बात आपकी लास्ट में क्या है, द्वीप समूह बांट दिए गए, तो ये रहा आपका लक्षद्वीप, ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार। तो इस प्रकार से बांटा हुआ। अब कल हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इधर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, हिमालय से इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे कल इसी चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।